तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश होते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। जिसमें से सबसे पहला जो वंश होता है वो होता है गुलाम वंश, और गुलाम वंश के जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों हम सभी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर एक प्रश्न रहता है आपके परीक्षा में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे खासे नंबर का वो प्रश्न रहता है दोस्तों। ठीक है, तो स्पेशल हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, उससे पहले जितने भी छात्र छात्रा चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक का परिचय देखेंगे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 में, ठीक है, तुर्किस्तान यानी कि आधुनिक जो कजाकिस्तान है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो 1150 में हुआ था। आधुनिक जो कजाकिस्तान है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का वास्तविक नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वास्तविक नाम है उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे हम कुतुबुद्दीन ऐबक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है दोस्तों। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी के बाजार से एक दास के रूप में खरीदा था। जो मोहम्मद गोरी है दोस्तों, मैंने आप सभी को पढ़ाया था और सारा वंश को मैंने पढ़ा दिया कंप्लीट। उसे नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाने वाला है। तो जो गोरी है ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बाजार से खरीदा था दास के रूप में। ठीक है, तो वो इसका गुलाम था, आपको पता ही है। अब थोड़ा इतिहास देखते हैं दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले अमीर-ए-आखुर के पद पर नियुक्ति की थी। यानी कि जो वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था मोहम्मद गोरी ने, और खरीदने के बाद क्योंकि उसका दास बन गया, अब उसको काम पे लगाएगा, तो यहाँ पे उसका जो घोड़ा होता है ना, अश्वशाला, यानी कि जहाँ घोड़ा वोड़ा का देख रेख करना, उस काम पे इसको लगा दिया गया सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो इसे अमीर-ए-आखुर बोलते हैं। इस पद पर उसे नियुक्ति कर दिया, यानी कि घोड़ा जो होता है जहाँ पे रखा जाता है अश्वशाला में, उसको काम देख रेख के लिए रख दिया गया। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तराइन के दूसरे युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की सेना में सहायक नेतृत्वकर्ता के रूप में सहयोग किया। यानी कि जो तराइन का दूसरा युद्ध चल रहा था, कब? 1192 में। उस समय मोहम्मद गोरी का बहुत ही अच्छा सहयोग किया, इन्होंने नेतृत्व किया। ठीक है, वो यहाँ देखने को मिलता है। और तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि बनाकर भारत के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। यानी कि जब दूसरा युद्ध समाप्त हो जाता है 1192 में, उसके बाद क्या होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको भारत वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पे सौंप देता है मोहम्मद गोरी। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गोरी ज़्यादातर तो यहाँ पे रहने वाला नहीं था, क्योंकि वो वापस लौट के जाने ही वाला था दोस्तों। ठीक है, फिर चंद्रवार का जो युद्ध होता है, चंद्रवार का युद्ध और बयाना और ग्वालियर आक्रमण में भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी का बहुत ही सहयोग किया दोस्तों। तो ये जो युद्ध हुए, तराइन का दूसरा युद्ध, चंद्रवार का युद्ध और बयाना और जो ग्वालियर का जो युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी का बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया था कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, कि उसका दास था। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो आपने बाहुबली मूवी देखा होगा ना, तो बाहुबली मूवी में एक पात्र आप देखे होंगे कटप्पा, जो कि रहता है दास, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सहयोग करता है बाहुबली का, है ना। तो उस प्रकार से रोल होता कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक तो दास था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सहयोग कर रहा था, मेन रोल यहाँ पे निभा रहा था। उसी प्रकार कटप्पा भी था दोस्तों। तो यहाँ पे ये रोल यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का आप लोग दे सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सहयोग करता था मोहम्मद गोरी का, और मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था और उसे भारत वाला क्षेत्र दे देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ से मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत पर शासन चलाया। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले राजस्थान में हो रहे विद्रोह का बलपूर्वक दमन किया। इसके बाद सोलंकी वंश जो कि राजधानी अनहिलवाड़ा पर आक्रमण किया, परंतु भीमद्वितीय आक्रमण का सामना नहीं कर पाया, और कुतुबुद्दीन ऐबक में, ठीक है, क्या किया, अनहिलवाड़ा में खूब लूट मचाई, और यहाँ के जो मंदिर थे, कई मंदिरों को तोड़ा गया और तोड़कर यहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाया गया दोस्तों। ठीक है, तो 1197 में यहाँ पे सबसे पहले राजस्थान में आक्रमण किया, और इस प्रकार से यहाँ पे क्या किया दोस्तों कि यहाँ के जो मंदिर हैं इसको तोड़ा गया और यहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बुंदेलखंड के विरुद्ध आक्रमण किया गया, लेकिन राजा परमदेव की मृत्यु के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर, ठीक है, महोबा और खजुराहो पर आसानी से अधिकार कर लिया दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ भी बहुत अच्छी प्रकार से यहाँ आसानी से यहाँ पे शासन अपना कर लेता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे 1205 दोस्तों। तो 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने खोखरों के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी का पूर्ण रूप से सहयोग किया दोस्तों। तो यहाँ भी जो मोहम्मद गोरी है ना, उसका सहयोग करता है कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन बहुत अच्छा प्रकार से यहाँ पे सहयोग करते थे, गुलाम था। ठीक है, और 15 मार्च
1206 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद गौरी का अचानक मृत्यु के बाद उसके प्रमुख जो दास होते हैं जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन कुबाचा और जो याल्दुज होते हैं इसे साम्राज्य को वापस मतलब क्या कर देते हैं, उसको अपने आप में बांट लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ कि इसके 3 मुख्य गुलाम होते हैं। जब इसका मृत्यु हो जाता है मोहम्मद गौरी का 1206 में, तो यहाँ पे 3 गुलाम आपको नाम याद रखना है। ठीक है, पहला आप बोल सकते हो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा नसीरुद्दीन कुबाचा और तीसरा ठीक है ताजुद्दीन याल्दुज। क्या क्या इन तीनों ने आपस में इस साम्राज्य को बांट लिया दोस्तों, जिसमें जो नसीरुद्दीन याल्दुज होता है उसको गजनी मिलता है, नसीरुद्दीन कुबाचा को यहाँ पे सिंध वाला प्रांत मिलता है और मुल्तान, और जो लास्ट बचता है वो दोस्तों आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है उसे भारत वाला क्षेत्र को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो भारत का क्षेत्र किसको मिला दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों 25 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज सिंहासन प्राप्त की, यानी कि यहाँ पे अपना जो राज्याभिषेक होता है वो करवाया यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे गद्दी पर बैठता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे यहाँ पे क्या ये लिखा है दोस्तों कि भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है, यानी कि यहाँ पे शासक अपना चलाता है। सबसे पहला जो यहाँ पे शासक बनता है गुलाम वंश के संस्थापक, और पहला यहाँ पे तुर्क साम्राज्य की स्थापना करता है वो करता है कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन बनने के बाद लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन सैनिक मुख्यालय दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ में था, जिसे कुछ इतिहासकारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक की दूसरी राजधानी भी कहा है दोस्तों। देखिए इसका जो राजधानी था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राजधानी कहाँ था दोस्तों, वो लाहौर ही था, लेकिन जो मुख्यालय था वो दिल्ली का जो इंद्रप्रस्थ है वहीं पे था। तो कई इतिहासकार मानते हैं इसका जो दूसरा सेकंड जो राजधानी है वो कहाँ था, वो दिल्ली में था दोस्तों। ठीक है, चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का शासन बनने के बाद अपने नाम का कोई भी खुतबा नहीं पढ़वाया और ना ही अपने नाम का कोई सिक्का जारी करवाया। देखिए कई शासक ऐसे हैं जो कि अपने नाम के खुतबा पढ़वाते हैं, अपने नाम के सिक्के चलवाते हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को गुलाम मानते थे। क्यों? वो गौरी का गुलाम था। तो इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, जिसमें प्रारंभिक तुर्क इलवरी वंश दास ठीक है मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि गुलाम वंश की स्थापना किया। ठीक है, तो आप क्या पढ़ रहे हो, गुलाम वंश के और भी कई नाम है, जैसे कि मामलुक वंश आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेंगे। तो इसे हम लोग गुलाम वंश, इसे हम लोग मामलुक वंश, इसे हम लोग इलवरी वंश या फिर दास वंश भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये नाम कुछ हैं जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को मोहम्मद गौरी का दास मानकर मालिक सिपह सालार की उपाधि से ही स्वयं को संतुष्ट किया। ठीक है दोस्तों, वो ज़्यादा बड़ा पद लेना नहीं चाहता, वो स्वयं को उसका दास ही मानता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालिक सिपह सालार के अलावा लाख बख्श, कुरान का और हातिम दित की उपाधि धारण की थी। तो ये उपाधियाँ आपको याद रखना दोस्तों। उसे लाख बख्श भी कहा जाता था, यानी कि लाखों का दान देने वाला। कुरान खा, वो कुरान के अच्छे खासे ज्ञाता था दोस्तों, उसे कुरान खा भी कहा जाता था और हातिम दित भी उसे कहा जाता था। तो उसे 1 नंबर में आपका पूछ सकता है कि कुरान खा किसे कहा जाता था, या तो फिर हातिम किसे कहा जाता था, लाख बख्श किसे कहा जाता था, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो याल्दुज होता है उसकी पुत्री से अपना विवाह करता है दोस्तों। ठीक है, देखिए करता है क्या है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसे भारत वाला क्षेत्र मिला था, और याल्दुज और कुबाचा वो दोनों क्या करते थे, करना चाह रहे थे कि भारत को लूटना चाह रहे थे और भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तो भारत का क्षेत्र उनका अधीन था। तो उन्होंने एक दिमाग चलाया और क्या सोचा कि वो क्या किया, जो याल्दुज है ना उसकी पुत्री से वो स्वयं विवाह कर लेता है। ठीक है, तो वो चलिए उसको रिश्ता बन गया, अब तो आक्रमण कर नहीं सकता। फिर क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा के साथ कर देता है। तो उसका जो बहन होता है उसका विवाह कुबाचा के साथ कर देता है और अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर देता है। तो वो देखिए एक परिवार इन्होंने बना लिया। क्या किया, जो याल्दुज होता है उसका पुत्री से वो खुद विवाह करता है। ठीक है, अब बचा कुबाचा को क्या करता है, अपने बहन के साथ शादी करवा देता है और अपनी पुत्री के साथ इल्तुतमिश का शादी करवा देता है। इस प्रकार से वो संबंध बना लिया, अब आक्रमण होगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से दिमाग चलाया वो। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि गुलाम वंश के संस्थापक थे और पहला वंश है वो, तो इसलिए से दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है दोस्तों। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखें, दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश को बोलना है। ठीक है, चलिए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में
ताजुल माशिर के जो रचनाकार है हसन निजामी तथा अल सुजद्दा के ग्रंथ के जो रचनाकार जैसे कि फ़क ए मुद कुब्बती, ये इसी के दरबार में रहा करते दोस्तों। अब देखेंगे इसके द्वारा कुछ जो झोपड़ा है यानी कि जैसे कि जो मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा मस्जिद इन्होंने निर्माण करवाया था। तो पहला यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कुबत उल इस्लाम मस्जिद, तो इसने इसका निर्माण करवाया था। और जो फिर दूसरा आता है हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी इसने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा का लेकर प्रश्न आता है। ठीक है, तो ये इसकी जो होते हैं, कौन होते हैं दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये याद रखना है। ठीक है, चलिए बाकी आपका दूसरा फिर आता है ना, वो आपका कुतुब मीनार, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और फेमस है, हम सभी जानते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, और किसके याद में करवाया था? अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में दोस्तों। ठीक है, ये मत सोचिए कि कुतुब मीनार है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे करवाया था, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने गुरु कुतुबुद्दीन, ठीक है, बख्तियार काकी के याद में करवाया था। तो ये आपका कुछ मस्जिद है, 3 मस्जिद इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फिर दोस्तों क्या होता है कि 1 दिसंबर 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हुआ था वो चौगान खेलते समय हो जाता है उसका मृत्यु दोस्तों। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1200-600 से लेकर 1210 तक रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका शासन रहता है, जो कि बहुत ही एकदम महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। 1206 में वो सत्ता पे आए, गद्दी पर बैठे, और 1210 में इसका निधन हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासन चलाता है वो आराम शाह चलाता है दोस्तों, यानी कि उसका बाद उसका पुत्र होता है आराम शाह, वो शासक बनता है। तो आज हम लोग देखें पूरा का पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जितने भी मैंने बताया आई होप पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को 1 से 2 बार देख लें, ताकि वो भी जितना भी डाउट होगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आप सभी के लिए मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, साथ ही साथ प्यारा प्यारा कमेंट और लाइक देते रहें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ही करें। और टेलीग्राम इंस्टा पे आप चाहते हो तो आप ज्वाइन कर लें, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग दूसरी वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।